कल राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। कल शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित। जेडीयू का दावा, नीतीश को इंडिया से मिला पीएम का ऑफर। मोदी के आवास पर शाह नड्डा की बैठक, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा। इंडिया ब्लॉक की सीडब्ल्यूसी बैठक में खड़गे बोले, भारत जोड़ो यात्रा से सीटें बढ़ी। नेताओं ने राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने को कहा। चुनाव नतीजों के बाद आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी की बैठक। सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए बुलावा। दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं हुए शामिल। आज सांसद संजय सिंह का बयान, कहा रामजी ने बीजेपी को किया विदा। नीतीश कुमार नायडू स्पेशल पैकेज की कर रहे मांग। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन। हैदराबाद के हॉस्पिटल में भर्ती थे। मोदी बोले, उन्होंने पत्रकारिता फिल्म की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। रामोजी राव 87 साल के थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के चलते 5 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामोजी राव सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाले तेलुगु डेली इनाडू ईटीवी चैनल ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। रामोजी राव के निधन पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शोक व्यक्त किया है। शनिवार का दिन दक्षिण भारत के लिए दुख की खबर लेकर आया। उगते सूरज की पहली किरण अपने साथ दुख का संदेश लेकर आई। दरअसल रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रहे रामोजी राव का शनिवार की सुबह निधन हो गया। तेलंगाना के हैदराबाद में रामोजी राव ने अंतिम सांस ली। साउथ इंडस्ट्री के लिए शनिवार की सुबह बेहद दुखद खबर लेकर आई। प्रतिष्ठित मीडिया दिग्गज और फिल्म सम्राट रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने सुबह 3:45 पर अपनी अंतिम सांस ली। रामोजी राव 87 साल के थे। रामोजी के निधन की खबर जैसे ही अस्पताल के बाहर आई, साउथ इंडस्ट्री से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक शोक की लहर दौड़ गई। तमाम सेलेब्स और फैंस रामोजी राव के निधन से स्तब्ध रह गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक और चंद्रबाबू नायडू से लेकर जी किशन रेड्डी ने ट्वीट कर रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, श्री रामोजी राव के निधन से भारत ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के एक बड़े दिग्गज को खो दिया। एक नवोन्मेषी उद्यमी के रूप में उन्होंने कई उपक्रमों की शुरुआत की, जिसमें इनाडू अखबार, ईटीवी न्यूज नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी शामिल है। पद्म विभूषण से सम्मानित वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उनका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से समाज में निहित था। इस उद्योग में उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके परिवार और शुभ चिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, श्री रामोजी राव का निधन बहुत दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उनकी सेवाओं ने सिनेमा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। रामोजी राव भारत के विकास को लेकर बहुत उत्साही थे। मुझे उनसे बातचीत करने और उनके विशाल ज्ञान से लाभ लेने के कई अवसर मिले। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बता दें कि रामोजी राव को हाई ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की समस्या के बाद 5 जून को हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने रामोजी को बचाने की काफी कोशिश की। उनके हार्ट में स्टंट लगाया गया और उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई और शनिवार को तड़के सवेरे उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रामोजी की साधारण शुरुआत से अपार सफलता तक की यात्रा वास्तव में सभी के लिए इंस्पायरिंग है।
रामोजी राव का जन्म 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित पेदपरुपुदी में हुआ था। रामोजी राव किसान परिवार से आते थे। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क और फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी बनाया। उनके बिजनेस एम्पायर में मार्गा नारसी चिटफंड, इनाडू न्यूज़पेपर, ईटीवी नेटवर्क, रामा देवी पब्लिक स्कूल, प्रिया फूड्स, कलंजलि, उषा किरण मूवीज, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स शामिल हैं। एक मीडिया दिग्गज के रूप में रामोजी राव ने तेलुगु राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। कई राज्य और राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी काफी अच्छे रिलेशंस थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर रामोजी राव से सलाह भी लेते थे। 2016 में उन्हें शिक्षा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। पत्रकारिता, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान को कोई नहीं भुला सकता। साधारण परिवार में जन्मे रामोजी राव ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में एक विज्ञापन एजेंसी के लिए एक कलाकार के रूप में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया था। रामोजी राव ने 1984 के ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा श्री वारिकी प्रेमलेखा के साथ फिल्म निर्माण में कदम रखा था और मयूरी, प्रतिघातन, मौना पोर्तम, मनसू ममता, चित्रम और नुव्वे कवली सहित कई क्लासिक्स का निर्माण किया। निर्माता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म दुगु दुमथा दंडकोर थी। फिल्म दुगु दुमथा दंडकोर साल 2015 में रिलीज हुई थी। रामोजी राव हिंदी में बोलूं? रामोजी राव ऐसा व्यक्ति है, एक पूरा देश में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हर अमेरिका और लंदन हो, भारत के हर जगह ने ये जमीन जहां तक है वहां तक रामोजी राव को नहीं भूलते। क्यों बोले तो एक छोटा दूध बेचने वाला, पिकल बेचने वाला आज मार्गदर्शी चिटफंड लगा के उसपे किसी को धोखा नहीं दिया। जब तक ये जमीन रहेगा, सूरज शांत रहेगा, पद्म विभूषण रामोजी राव का नाम रहेगा। बता दें कि रामोजी राव ने कुछ साल पहले कोलन कैंसर से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। रामोजी राव लंबे समय से पुरानी बीमारी और उम्र से संबंधित हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार रामोजी राव बीमारी से जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कह गए। के न्यूज परिवार की ओर से रामोजी राव को भावभीनी श्रद्धांजलि। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। सभी दिल्ली से बड़ी जानकारी। राहुल गांधी को एलओपी बनाने का प्रस्ताव पास। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सीडब्ल्यूसी ने लीडर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का प्रस्ताव पास किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, राहुल गांधी ने प्रस्ताव को लेकर अहम बातें कही हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में प्रस्ताव पास होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये प्रस्ताव पास किए जाने की बात सामने आई है। राहुल गांधी के नाम को लेकर लगभग जो मोहर है वो लग चुकी है और राहुल गांधी ने प्रस्ताव पर वक्त मांगा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में सबको लेकर हुई बातचीत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी ने प्रस्ताव पर वक्त मांगा है, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में उनके नाम पर ही जो है वो प्रस्ताव पास होने की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी क्या है? आपको बता दें कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह फैसला लिया गया है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट और वायनाड सीट से जीते हैं। तो वायनाड सीट छोड़कर वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सांसद बने रहना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि ये पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था और ये पहले ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में से सांसद बने रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए उत्तर भारत प्रखंड और उसमें सबसे अहम है कि उत्तर प्रदेश में। तो इस लिहाज से देखा जाए कि कांग्रेस ने जो रणनीति तय की थी, जिस रणनीति के तहत राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया था और वहां से उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। अब यह फैसला कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में हुआ है कि राहुल गांधी
दो में से एक सीट छोड़ेंगे, वो वायनाड सीट से त्याग पत्र देके रायबरेली की लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए रायबरेली की सीट को लेकर तो आपने जवाब दिया, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट यानी एलओपी बनाए जाने पर जो विपक्ष का नेता है वो राहुल गांधी को बनाए जाने को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लोकसभा के सदन में है, सदन में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों बेहद महत्वपूर्ण पद होते हैं। नेता सदन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विरोधी दल का, तो अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर भी एक नाम सामने आएगा। उससे पहले कांग्रेस अपने नेता को चुनना चाहती है, तो कांग्रेस के तरफ से संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर उनका नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, तो उसके लिए राहुल गांधी के नाम पर प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद अब पूरे इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर नाम सामने आएगा, तो ये आपको पूरी तरह से मानकर चलना होगा कि कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष रहेगा उसी नेता को लोकसभा के अंदर सदन का भी नेता किया जाएगा। तो ये आप मान के चलें कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो आज प्रस्ताव पास हुआ है कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से नेता रहेंगे, और इसके बाद जब इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर बात आएगी तो उसके भी नेता राहुल गांधी ही रह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जहां पर राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में। फिलहाल राहुल गांधी ने इसके लिए वक्त मांगा है। तो देखिए, एक तरफ लीडर ऑफ पार्लियामेंट बनाए जाने की बात सामने आ रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी को बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन दूसरी ओर जानकारी ये भी मिल रही है कि वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे थे। देखिए, राहुल गांधी ने इस बार 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, एक तरफ वायनाड, दूसरी ओर रायबरेली में भी उन्हें जीत मिली और वायनाड में भी जीत मिली, लेकिन अब राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है और राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। केशवानंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रायबरेली से हैं। केशवानंद, राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, रायबरेली की जनता ने भी उन पर विश्वास दिखाया। उनकी मां सोनिया ने कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, अब रायबरेली की जनता उन्हें बेटे के तौर पर रखेगी और क्योंकि सांसद यहीं से रहेंगे राहुल। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी रायबरेली से इस बार पहली बार चुनावी मैदान में आए, अपनी मां की विरासत को इस बार राहुल गांधी ने संभाला है। वहीं रायबरेली की अगर जनता की बात की जाए तो लोकसभा 2024 के चुनाव में रायबरेली जनता ने लगभग 4 लाख वोटों से राहुल गांधी को यहाँ पे विजयी बनाया, भारी बहुमत से यहाँ से विजयी हासिल किया। वहीं राहुल गांधी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और रायबरेली से चुनाव लड़ा था, तो अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली सीट को छोड़ सकते हैं, वायनाड से सांसद बने रह सकते हैं, लेकिन आज अगर कहा जाए तो एकदम क्लियर किया जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही जो है सांसद बने रहेंगे, वायनाड की सीट को राहुल गांधी छोड़ेंगे, क्योंकि गांधी परिवार लगातार रायबरेली में प्रचार प्रसार लगातार करता आ रहा और रायबरेली आजादी के बाद से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। सोनिया गांधी ने प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी के चुनाव मैदान के प्रचार प्रसार के लिए रायबरेली आई थी। उन्होंने उस चुनावी दौर में ही कहा था कि रायबरेली की जनता को मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो बयानबाजी थी गांधी परिवार की, उसके बाद रायबरेली से ही राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। इसके बाद रायबरेली वासियों में काफी खुशी का भी माहौल देखने को मिला। जी बहुत शुक्रिया केशवनंद आपका अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नए निर्वाचित सांसदों की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना रहे हैं। जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के 3रे नंबर की पार्टी बन गई है, जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ
दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 2024 के चुनाव में, हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, इस बात की चर्चा है कि देश में जो नफरत है समाजवादियों ने कम कर दी है, और ये आगे किस तरीके से आप लोगों की रणनीति रहेगी, इसको कैसे देखते हैं आप? नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जाओगे तो हम कहेंगे, जाइए आप लोग। सरकार गठन को लेकर आपकी तरफ से कोई तैयारी? आप लोग जब चाहोगे तभी। और यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस बार सीटों में बढ़त हासिल हुई है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की और कहा कि बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार जनता ने मिटा दिया है। देखिए। प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ में हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस बार जो प्रदर्शन किया है? देखिए, मैं बार बार आके यही बात कहता था कि उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों के मन में यह आशंका थी कि मोदी जी आरक्षण खत्म करेंगे और संविधान बदलेंगे, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी जानी जाती है। और जो आचरण इन्होंने किया कि अखिलेश यादव जी मंदिर गए, अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने, तो आप गंगा जल से उसको धुल रहे हैं, इन सब चीज़ों का बड़ा रोष और गुस्सा था लोगों के मन में। वो अपने वोट से प्रदर्शित किया यहाँ की जनता ने, और साथ ही साथ जो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल था उसको भी देखा है उन्होंने। स्पीकर पे एक सवाल खड़ा किया है, स्पीकर को लेकर के। देखिए, स्पीकर गैर भाजपाई होना चाहिए। अगर टीडीपी का स्पीकर वो लोग बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो इंडिया गठबंधन के दलों को विचार करना चाहिए। बीजेपी का स्पीकर होगा तो 3 खतरे हैं। पार्टियां तोड़ी जाएंगी, सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाएगा, और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, मनमाने ढंग से बिल पास कराए जाएंगे। इन 3 खतरों से बचने के लिए गैर बीजेपी का स्पीकर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरीके से अयोध्या की चर्चा हर जगह पे हो रही है, अयोध्या को लेकर के जो जीत हासिल हुई इंडिया गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी, अब आपने कहा कि गालियां दे रही है, वहाँ की जनता को गालियां दी जा रही है। आपको मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही हैं, प्रभु श्री राम की नगरी की प्रजा को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। ये हकीकत है, सच है, आप चेक कर लीजिए। और गलती क्या है उनकी? क्योंकि आपको उन्होंने चुनाव में वोट नहीं दिया, और आपने उनके साथ क्या किया? उनके 70-70, 80-80 साल के घर आपने उजाड़ दिए, बुलडोजर चलवा दिए उनके ऊपर। आपने पुरातन मंदिरों को तोड़ तोड़ के तहस नहस कर दिया। क्या ये लोग वहां के देखेंगे नहीं? आप भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। खुद तो इतने बड़े भगवान हो गए हैं मोदी जी, और श्री राम छोटे हैं, उनको लेके ऐसे जा रहे हैं। काशी मुझे बताइए, भगवान श्री राम का किस तरीके से अपमान किया इन्होंने? गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम आपको लाए हैं कि आप राम को लाए हैं? कह रही है कि काशी मथुरा दोनों जीत लिया। अरे, और सीतापुर का क्या हुआ? रामपुर का क्या हुआ? चित्रकूट का क्या हुआ? प्रयागराज का क्या हुआ? कौशाम्बी का क्या हुआ? श्रावस्ती का क्या हुआ? बताइए ना। हमारा शहर और नाम बदलने जा रहे थे, सुल्तानपुर का कुशभवनपुर। क्या हुआ वहां? प्रतापगढ़ हार गए, सुल्तानपुर हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए। और इतना अहंकार ठीक नहीं। क्या करे थे? नौकर भेज दिया, लड़ने को नौकर भेज दिया। जनता ने कहा ठीक है, हम नौकर को ही जिताते हैं। डॉक्टर लोहिया ने ग्वालियर की महारानी के खिलाफ सुक्खू रानी सफाई कर्मी को चुनाव लड़ाया था। आज तक उस चुनाव के बारे में लोग पढ़ते हैं, वो रिसर्च का विषय है। ये लोकतंत्र है। बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार जनता ने मिटा दिया। इसलिए दिमाग में ऐसा भूत नहीं पाल के रखना चाहिए। अगर राहुल गांधी अगर सीट छोड़ते हैं तो रायबरेली छोड़े या वायनाड छोड़े, आपके क्या विचार हैं उसमें?
अब उसमें उनको राहुल गांधी जी को तय करने दीजिए, वो उनकी पार्टी का मामला है, इस पर मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी यूपी प्रभारी संजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जिस तरीके से गठबंधन रिजल्ट आए हैं तो कहीं बेहतर रिजल्ट इस बार देखने मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की गाली खाती हुई दिख रही है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह से हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने दिल्ली में बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह इस समय हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करीब 33 सांसद जीत के आए। पहले तो आप उनको बधाई दीजिए। सर्वप्रथम जो जीतने वाले हैं उनको बधाई, और समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वोटर सपोर्टर सबको बधाई, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा और उन्होंने भारी बहुमत जो भी हमें देना था दिया। अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैं सबको बधाई दूँ। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत संगठन और सरकार के तौर पर देश में देखा जाता है, लेकिन फिर भी सीटों की संख्या कम हो गई, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्या वजह मानते हैं आप? दरअसल ये हजम तो हमको भी नहीं हो रहा, और बड़े लोगों का मामला है। चयन प्रक्रिया में जो हुआ, मतलब कैंडिडेटों का विरोध था, आदरणीय मोदी जी का कहीं विरोध नहीं था, पार्टी का कहीं विरोध नहीं था। जो कैंडिडेट 10 साल से जमे हुए थे वो लोगों के यहाँ आना न जाना और कार्यकर्ताओं के काम न करना, कार्यकर्ता मायूस होकर घर बैठ के, क्योंकि कैंडिडेट भी यहाँ से कुछ थोप दिए गए, तो ये सब चीज़ें सारे प्रकरण। अब लोग कहते थे अखिलेश ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, मैं कह रहा हूँ एक पैसे की स्ट्रेटेजी बनाई। मैं शायद इंचार्ज होता उत्तर प्रदेश का, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति न बनती, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, क्योंकि कुछ बिरादरी हुआ, कोई गोत्र हुआ, ये सब चीज़ें, कुछ हमारा कार्यकर्ता भी मायूस हुआ, क्योंकि एकदम बाहर से जब कैंडिडेट आता है तो उसको संभालने में भी टाइम लगता है। ये सवाल आजकल बहुत उठ रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो लिस्ट बाहर तैयार हुई थी, एक उत्तर प्रदेश से, एक केंद्र से, उसमें कुछ ऐसे थे, कुछ लोगों को टिकट कटने थे, शायद उनकी परफॉर्मेंस और जनता में उतने लोकप्रिय नहीं रहे थे, 2 बार जीतने के बाद, कोई 3 बार जीतने के बाद, तो उनको टिकट होता था, तो शायद ये भी वजह मानते हैं क्या? देखिए, वजह तो बहुत सारी है, लेकिन 60% टिकटें कट जाती, तो मैं कह रहा हूँ कि 70 सीटें 100% नहीं थे, 70 सीटें 60% टिकट काटते, क्योंकि 10 वर्ष से जमे हुए थे वो लोग, जो है मतलब जनता के मनमाफी काम नहीं किया, कार्यकर्ता के फेवर में काम नहीं किया, कार्यकर्ता के घर आना जाना नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केवल ये चाहते थे कि बस हम विजयी हो जाए, ये सोच बनी, मेहनत नहीं की लोगों, जैसे आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जो मेहनत पूरे देश में, प्रदेश में की है, और वो वैसी मेहनत हमारे कैंडिडेटों ने। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, अब केंद्र में सरकार बनने जा रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने तौर पर केंद्र में बहुमत नहीं, तो एनडीए का बहुमत है, तो क्या लगता है कि जो सहयोगी दल है, घटक दल है, क्या इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स जो जहाँ से मंत्रालयों को लेकर रहती है, क्या उस तरह की कुछ आप समझते हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी के संबंध में आप लोग जानते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कभी उन्होंने अपनाई नहीं, वरना वो प्रेशर में काम करते हैं, वो देश के हित में काम करते हैं, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के निर्माण में काम करते हैं। आज विश्व में हमारा हिंदुस्तान का जो परचम खड़ा है आदरणीय मोदी जी के कारण, और जनमानस ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां नहीं है, उसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक करेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ठीक करेगा, प्रदेश नेतृत्व भी ठीक करेगा, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, कुछ गलतियाँ रही हैं, गलतियाँ स्वीकार करके। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश में होना है, क्या देखते हैं 24 को असर रहेगा या फिर 22 वाला दोहराया जाएगा? देखिए, 24 का असर तो बस यही, अभी 1 महीने 15 दिन केवल कार्यकर्ता नाराज था, मायूस था, इसलिए उन्होंने दिखाया, लेकिन अब वो कार्यकर्ता को भी ये नहीं है, वो एहसास होने लगा कि हमसे गलती हुई है, और या जनमानस को भी एहसास होने लगा कि हमसे गलती हुई है, तो इसलिए 2027 में भारी बहुमत के साथ 300+ सीट से हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जिनका कहना था 24 का असर 27 में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह के न्यूज दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी की हाथरस लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनूप वाल्मीकि से हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हाथरस लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनूप वाल्मीकि जी इस समय हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। मंत्री जी बताइए कि आपने 22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। अब 24 में आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, आपने 24 में जीत दर्ज की। के न्यूज की तरफ से पहले आपको बधाई। आप बताएं कि अपनी जीत को किस तरह देखते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहले तो मैं के न्यूज का हृदय से आभारी हूँ कि आप कवरेज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी जनता कि पहली बार मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी वरिष्ठों ने मेरे से कार्यकर्ता में जन्मे साधारण से कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत करके दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा हाथरस लोकसभा क्षेत्र की महान जनता जनार्दन को, उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से लगभग 2,000 के आसपास मुझे वहाँ से जिताने का काम किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जीतने का काम किया। और निश्चित ही मैं समझता हूँ उस शब्दों में अपने आप में कम है, मैं जितनी भी उनकी प्रशंसा उनकी वो करूँ वो कम है। और निश्चित ही जैसा कि उन्होंने मुझे 5 वर्ष एक सांसद के रूप में क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया है, तो मैं पूरी लगन के साथ आत्मिकता के साथ मैं उस क्षेत्र का विकास हो, चाहे उनके सुख दुख में मिलना हो, चाहे कैसे उनका भला हो सकता है, मैं इसके लिए निरंतर वहाँ प्रयास करूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश का जो इस बार चुनाव प्रचार था बहुत ही कांटे की टक्कर उस चुनाव में प्रचार के दौरान नहीं दिख रही है, लेकिन जब सीटों का आंकड़ा आया तो उसमें लगा कि कांटे की टक्कर हो गई। इसको क्यों देखते, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, निश्चित ही तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इस तरह के परिणाम में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बात करूं तो 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जिसमें 80 लोकसभा की सीटें, उसमें से हम लोगों ने 73 सीट, हम और हमारे सहयोगी दलों ने 73 सीट जीतने का काम किया। 2019 का चुनाव मैं समझता हूँ बड़ा मजबूत गठबंधन था, सपा बसपा और लोकदल, तीनों मुख्य विपक्षी दल तो एक थे, लेकिन उसके बावजूद भी महान जनता ने हमें 60 से ज़्यादा सीटें देने का काम हमने 2019 में किया। मैं मानता हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आशा थी उसके अनुरूप वहाँ हमें जनाने से नहीं मिला है, लेकिन निश्चित हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन इसमें लगातार मनन और चिंतन कर रहे कि क्या कारण है कि जो पिछली बार हमें लगभग 60 से 80 सीटें मिली थी वो घट करके अब कैसे आधे के आसपास हम आ गए, तो इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व चिंतन कर रहा है। और निश्चित देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, जो जनता कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद में कमी करती है और फिर दोबारा प्यार देती है, तो मुझे लग रहा है कि आगे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद होता है, सिरे से भरसक प्रयास हो सकेगा। जितना भी मैं परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से कर सकूँगा, निश्चित पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। और मेरा भी ये प्रयास है कि जब 5 वर्ष बाद अगर पार्टी मुझे पुनः दोबारा टिकट देती है तो इससे भी ज़्यादा प्यार अगर मुझे मिले तब तो मैं निकाल लेते हैं, अन्यथा मैं समझता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, तो एक तमन्ना सभी की रहती है कि क्या केंद्र सरकार में भी मंत्री पद मिलने की आप सोचते हैं? वैसे तो तय तो मोदी जी को करना है। देखिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं समझता हूँ कि जितना मुझे पार्टी दिया है शायद मुझे लगता है कि किसी कार्यकर्ता को जल्दी मिला। मैं 2017 में पहली बार विधायक बना, 2022 में पुनः मुझे टिकट देकर के विधायक बनाया पार्टी ने, और 2022 के कार्यकाल में आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल में मुझे राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर था और अब 2024 में मुझे लोकसभा में टिकट दिया। 7 वर्ष और 4 बड़े दायित्व मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा और ये संभव नहीं है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं एज ए सांसद के रूप में मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम तो कभी गाँव में प्रधानमंत्री के सपने नहीं देखते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो गरीब से गरीब जो वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए भी निरंतर काम कर रही है और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के हाथरस से लोकसभा सांसद अनूप बालमैक जी। उनका कहना है कि उन्होंने 17 और 22 का विधानसभा चुनाव जीता और सरकार में जिम्मेदारी मिली, निष्ठा और संगठन के आधार पर काम किया। अगर 24 में केंद्र में भी अगर कोई जिम्मेदारी और संगठन की तरफ से दी जाती तो उसको वैसे ही निभाएंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुख खबरों का करते हैं। यूपी में बीजेपी की करारी हार को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हारने के तमाम कारण हैं, मुझे अधिकार नहीं है कि समीक्षा करूं। एनडीए गठबंधन को लेकर कहा कि चुनाव से पहले का गठबंधन है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी और देश के लिए भी यही अच्छा है। विपक्ष को जितनी सीट मिल गई है, आधा चुनाव खत्म होने के बाद एहसास हुआ कि हम इतना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, तमाम कारण है, लेकिन मुझे ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं उसकी समीक्षा कर सकूं। समीक्षा करने का अधिकार है संगठन का, समीक्षा करने का अधिकार है प्रदेश नेतृत्व का, समीक्षा करने का अधिकार है राष्ट्रीय नेतृत्व का। हर आदमी का अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग सोच है। हर आदमी अलग अलग दृष्टिकोण से इस चुनाव को ले रहा है और मैं आपका उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ। खबर औरैया से है, जनपद से है, जहां पर लखनऊ की रहने वाली एक लड़की की फेसबुक में दोस्ती हुई और जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़के से फिलहाल आपको बता दें मिलने के लिए गई हुई थी। दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी भी हुई, तो दोनों के जो परिजन हैं वो जाति बंधन को दरकिनार कर कुछ समय पहले इनकी शादी कर दी और शादी के बाद पल्लवी और सुमित में अक्सर विवाद होने लगा। सुमित अपनी पत्नी के साथ पेपर देने की बात कहकर घर से निकला और उसकी पत्नी पल्लवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव को दिव्यापुर थाना क्षेत्र के असैनी गांव स्थित आम के बाग में पत्तों की झाड़ में डाल दिया गया और मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक और चारू निगम ने बताया कि सुमित के परिजनों को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शव की शनाख्त कर ली गई है, जो कि पल्लवी पुत्री श्री रामशंकर निवासी मोतीनगर 4 बाग लखनऊ की रहने वाली है। इसकी शादी कुछ महीने पहले सुमित कुमार सन ऑफ नरेंद्र कुमार निवासी बर्रू फफूंद थाना सहायल जनपद औरैया से हुई थी। ये दोनों आपस में फेसबुक के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी। परिवार को जानकारी होने पर इनकी शादी कर दी गई। शादी के उपरांत इन लोगों में आपस में वाद विवाद होता रहता था। पल्लवी ब्राह्मण है और ब्राह्मण थी और सुमित कुमार कास्ट से तेली राठौर है। 5 जून को बताया गया है अभी जो प्रथम चरण की पूछताछ में कि ये दोनों लोग लखनऊ के लिए निकले थे घर से। आज सुबह सुमित का बीएससी का पेपर था, वो पेपर देने नहीं पहुंचा और लगभग 4 साढ़े 4 बजे जब ये सूचना प्राप्त हुई तो ये पूरी जानकारी हुई। अब तक की पूछताछ में सुमित के परिवार को हिरासत में लेके जानकारी की जा रही है। कौशाम्बी जिले में रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की और आसपास रह रहे लोगों ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया। थाना कोखराज के अंतर्गत एक किशोरी के द्वारा आत्महत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायल पीड़िता को बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा गया। फिर जांच करके पता चला कि उसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिससे वो परेशान थी। इस संदर्भ में तहरीर भी थाना कोखराज को प्राप्त हो चुका था, जिसके आधार पर 163/24 मुकदमा अपराध संख्या थाना कोखराज में पंजीकृत है। इसमें जो भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। लगातार दबिश दी जा रही है। इसमें जो भी वायरल करने वाले अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
खबर फिरोजाबाद से है। शुक्रवार रात 3 बजे के करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस चालक को नींद की झपकी आने के चलते अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में पलटी और इस दुर्घटना में बस में सवार 65 यात्रियों में से लगभग 40 यात्री घायल हो गए। घटना नसीरपुर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन की है। 51 पर यह घटना हुई और वहां पर मौजूद कर्मचारी नसीरपुर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। आनन फानन में बस में से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। चिकित्सालय फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मथुरा से आ रही थी, ये छत्तीसगढ़ के। अभी 108 एम्बुलेंसों के द्वारा बहुत सारे मरीज इकट्ठे यहाँ पर आए हैं, जो कि करीब 20 से 24 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये बताया गया है कि बस थी तीर्थयात्रियों से भरी हुई, जो कि अपने गाँव तरफ जा रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को सभी मेडिकल में दिया गया है। हमारे यहाँ पर जितने मरीज हैं उनका सबका उपचार चल रहा है। उनमें से हमारे यहाँ जो सीरियस पेशेंट हैं उनको हम मेडिकल कॉलेज या आगरा और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर करेंगे। खबर शाहजहांपुर से है। जिले में हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन डाल रहे ठेकेदारों ने एनसीसी कंपनी जेई को दौड़ाकर गोली मार दी और घायल जेई को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में गोली लगने से जेई घायल। ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल शाहजहांपुर जिले में मदनापुर क्षेत्र के फाजिलपुर गांव में अधूरे काम को देखते हुए जबरन फर्जी बिल बनवाने को लेकर ठेकेदार जेई पर लंबे समय से दबाव बना रहा था और फर्जी बिल न बनाने पर ठेकेदार ने देर शाम जेई को दौड़ाकर गोली मारी। गोली मारी गई, क्या पूरा मामला है और क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? ये थाना बदनापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फाजिलपुर में पानी की टंकी निर्माण का और पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी के द्वारा कराया जा रहा। उसी में एक जूनियर इंजीनियर के पद पर जो संबद्ध हैं कर्मचारी, इनका और एक ठेकेदार से पैसे को लेन देन और बिल पेमेंट के लिए विवाद था। ये दीपक वर्मा नाम के जेई हैं, इनको जो ठेकेदार है अजय कुमार, इसके द्वारा उसी में कहासुनी हुई, आपस में बिल पेमेंट देकर उसके द्वारा जो है अवैध असलहे से फायरिंग करके गोली मार दी गई है। पेट में गोली किनारे लगी हुई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, सीएचसी भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर दिया गया है। इनकी स्थिति सामान्य है और उसको पकड़ने के लिए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई। शीघ्र गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर जबलपुर से है, जहां मोहिनी यादव नामक वृद्ध महिला ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी से शिकायत की और समर वर्मा के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र यादव और उनके पुत्र अभिषेक वैभव यादव और उनके अन्य साथियों द्वारा सेवांकन होने पर विवाद कर चुके हैं और सूचना गोरा बाजार थाने में मेरे द्वारा दी जा चुकी है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन दबंगों की दबंगई के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और गोरा बाजार थाने पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पा रही। इसलिए मैं परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने नाती के साथ पहुंचती हूं और इसके पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के यहां पूरे मामले की जानकारी लिखित दे चुकी हूं। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम तेवरमेटा की श्रीमती मोहिनी यादव हैं, उनके जमीन को सीमांकन के समय दूसरे पक्ष ने विवाद किया था। इसको लेकर थाना गोरा बाजार में आजमानती अपराध अनावधिकों के विरुद्ध कायम है और इनका सीमांकन हम करवाएंगे विधिपूर्ण, और जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मैंने भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में देर रात रेत से भरा एक ट्राला बिजली के मीटर तोड़ते हुए पुराने बाजार में जाकर फंस गया। हादसे में कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। शोर सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी ट्राले के आगे नहीं आया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चालक खंभे पर लगे कई मीटर तोड़ते हुए आगे बढ़ता गया। मीटर टूटने से घरों की बिजली भी गुल हो गई। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लिया। हादसे में ट्राले को काफी नुकसान हुआ। ट्राले के 2 टायर भी फट गए। इंजन क्षतिग्रस्त हो गया।
मैं प्रवेश कौशिक रात 12:30 बजे के करीब गली में आवाज़ें सुनी और बाहर आके देखा तो एक बहुत बड़ा ट्राला 22 टायरा वो पुराने बाज़ार से होता हुआ काफ़ी लोगों का नुकसान करता हुआ, जैसे चौतरे वगैरह तोड़े, खंबे तोड़े, तारें तोड़ी और जाके उसने वहाँ पुराने बाज़ार में एक खंबे के साथ बढ़ा दिया। और इस पुराने बाज़ार में काफ़ी कारें वगैरह भी खड़ी रहती है, मोटरसाइकिलें वगैरह। तो रात उधर थी, कोई कार वगैरह नहीं थी और काफ़ी नुकसान उसने किया बाज़ार में और काफ़ी नुकसान होने वाला था, जिससे रात 12:30 बजे के कारण, भाई रात का समय होने के कारण काफ़ी बचाव हो गया। मगर इसने जो ड्राइवर था नशे वगैरह किए हुए थे और इसके साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 12:30 बजे यहाँ पे ट्रक एकदम बड़ी स्पीड से आया और शटर में हमारी टक्कर, हम उठ के बाहर आए तो हमने देखा भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रक है और ट्रक वाले ने कोई नशा कर रखा था। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर बचा है और सामने हमारी दुकान है जी, वो भी बची है। बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जैसे घर वाले कह रहे हैं अभी करंट भी आ गया था, काफ़ी कोई सारे मीटर तोड़ दिए हैं जी, ये खंभों में करंट और पटाखे बजे हैं यहाँ पे। काफ़ी मीटर भी टूटे, हमारा भी टूटा है मीटर और काफ़ी नुकसान हुए। लाइट भी बंद हो गई थी उस टाइम कई घंटे के लिए। फिर बिजली वाले पे फ़ोन किया, फिर वो उन्होंने आके सारी लाइट चालू की। तो पुलिस को मौके पे किसी ने बुलाया? पुलिस पे हमने किया था जी, डायल 112 पे किया था। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में युवक ने गला घोटकर मां को मौत के घाट उतारा। शाहबाद के हुडा सेक्टर की घटना कृष्णा देवी के रूप में मृतक की शिनाख्त की गई और आरोपी युवक मोहित अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर में ही छिपा दिया। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले हत्या हुई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इसी बीच बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आ रही है। अहम खबर, अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की और हिंदू संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया, प्रदर्शन किया और इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसी को लेकर ये प्रदर्शन। फिलहाल अभद्र टिप्पणी करना हिंदू देवी देवताओं पर इस शख्स को भारी पड़ा। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और प्रदर्शन किया। तो आरोपी आरिफ नाम बताया जा रहा है, जिसने इंस्टाग्राम पे फिलहाल अभद्र टिप्पणी की। फतेहपुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। हिरासत में लिया गया। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी, पूछताछ के बाद कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से अहम खबर आपको बता दें, पान विक्रेता की गुंडई सामने आई है। बहराइच से अहम खबर, दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। तो पान का 20 रुपए वसूलने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया। तो जमकर मारपीट, तो 20 रुपए वसूलने को लेकर ये पूरा हंगामा। दबंगों ने अतीक और उसके दोस्त की जमकर पिटाई कर दी। लखनऊ में इलाज के दौरान अतीक की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बहराइच से अहम खबर। और इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून से अहम खबर, 9 जून को उत्तराखंड बीजेपी से 350 नेता दिल्ली पहुंचे और पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उत्तराखंड के ये नेता 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया है। शाम 6 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने के लिए वो तमाम
नेता प्रतिनिधि इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। उत्तराखंड के भी 350 नेता हैं, क्योंकि उत्तराखंड लोकसभा जो 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में। 350 जो नेता हैं ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून से अहम खबर। और इसी बीच देहरादून से एक और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यमुना में डूबे युवक को एसडीआरएफ ने अस्पताल पहुंचाया। देहरादून से खबर, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विकास नगर क्षेत्र में ओशो आश्रम के पास का ये मामला सामने आ रहा है। दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ये युवक आया हुआ था और हादसे का शिकार अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। विकास नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। लखनऊ से खबर बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देशित किया है। संवाद समन्वय के साथ जनता के बीच जाएं मंत्री, समन्वय बिठाएं और फील्ड में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने तो जनता की समस्याओं का समाधान भी कराएं। जनता के लिए है सरकार, वीआईपी कल्चर नहीं स्वीकार। तो आईजीआरएस सीएम हेल्पलाइन पर जोर दिया गया ताकि लोगों की समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा हल निकलकर सामने आए और इसी को लेकर दिशा निर्देशित किया गया है। ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाए। कार्य योजना के अनुरूप जो प्रगति की मंत्रीगण हैं वो फिलहाल इस पर ध्यान दें। शीघ्र ही पुनः क्षेत्रीय दौरों पर जाएं, लोगों के बीच पहुंचे, पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान की सफलता में भी इन्वॉल्व हों, संचारी रोग नियंत्रण के प्रयासों पर भी योगदान दें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।